अनाया, उठ भी जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। कब से उठा रही हूँ तुम्हें। फिर तुम कहो कि मम्मा लेट हो गई मैं। वो खिड़की से भारी कर्टन हटाती साथ साथ बिस्तर पे मजे से सोई अपनी बेटी को भी पुकार रही थी। अक्टूबर का शुरू था। हवा में हल्की सी सर्द लहर अब आम हो चुकी थी, जिससे पंखे और एसी बंद हुए और लोगों ने ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करना तर्क कर दिया। अनाया अपने माँ बाप की दूसरे नंबर वाली बेटी थी, जिसकी उम्र अभी 15 साल थी। वो स्कूल की स्टूडेंट थी। इस बार उसका मैट्रिक का मुकम्मल हो जाना था। 15 वर्ष की होने के बावजूद भी वो बिल्कुल बच्चों की तरह रहती थी, जिसकी वजह से उसकी मम्मा उसे डांटती। उन्होंने अनाया से बड़ी उरूज को 15 साल की उम्र तक रोटी बनाना सिखा दी, मगर अनाया को तो किचन के नाम पर ही चक्कर आने लगते थे। छोटे होने की बदौलत वो खानदान भर की लाडली, खास तौर पर अपने बाबा और उसकी फुप्पो के बेटे असफर यार की, जो उस पर जान वारते। उसकी एक पुकार पर दौड़े चले आते। अनाया के वाले साहब शान मलिक का अपना छोटा सा कारोबार था, जिससे उनके घर के अखराजात अच्छे से पूरे हो रहे थे। कुछ उनकी बीवी तैयबा मलिक बहुत संभाल के खर्च करने वालों में से थी। शान मलिक अक्सर कहते, अगर उनकी बीवी समझदारी से घर का खर्च ना चलाती तो कभी भी वो छोटे से कारोबार से इतनी आमदन में इतनी खुशहाल जिंदगी ना गुजार रहे होते। और बात की तस्दीक पूरा खानदान करता था। सभी तैयबा मलिक की समझदारी के असीर थे। अनाया का कोई भाई नहीं था, फिर भी उसके बाबा जानी ने कभी उसकी मम्मा जान से बेटे के लिए झगड़ा नहीं किया था। जब उन्हें कोई बेटियों के होने का ताना या तंज करता, तो वो मुकाबिल को मुंह तोड़ जवाब देते। उनके लिए उनकी बेटियां उनकी जिंदगी थीं। उनके लिए ये रहमतें बहुत ज़रूरी थीं। शान मलिक ने अपनी दोनों बेटियों को अपना लाडला रखा था, मगर अनाया मलिक में तो जैसे उनकी जान अटकी थी। वो ज़रा सा उदास होती तो उनकी जान पे बन जाती, इसीलिए वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। उसके एक बार कहने पर उसकी पसंद की चीज़ें उसके सामने हाजिर कर देते थे। उनकी यही आदत तैयबा मलिक बुरी तरह बुरी लगती थी। वो अक्सर उनसे कहती थी कि बेटी ज़ात है, इसको इतना लाडला ना रखें, आगे जाकर न जाने किन हालात में रहेगी। वो लोग चाहे कितने ही अच्छे ना क्यों ना हो, मगर उसकी बेजा फरमाइश तो पूरी नहीं करेंगे। कहीं इसकी बेजा फरमाइशें इसकी ज़िंदगी मुश्किल ना कर दें। शान मलिक को अपनी बीवी की ऐसी बातों पर बहुत गुस्सा आता था। ये सोच हर माँ की होती है, तभी वो उन्हें प्यार से समझाते। देखिए तैयबा, आप और मैं ये नहीं जानती कि आने वाला वक्त कैसा होगा। ना ही कोई ऐसे माँ बाप अपनी बेटी के नसीब से वाकिफ होते हैं, और ना ही उसका नसीब खरीद सकते हैं। लेकिन तैयबा, हम कितना गलत करते हैं। बुरे नसीब को सोचकर अपनी बेटियों को जिंदगी से पहले ही तंग करना शुरू कर देते हैं। वो नरमी से बोल रहे थे। तैयबा मलिक ने नमा आँखों से उन्हें देखा, फिर उनके सीने पर सरक दिया। शान, मैं बस अपनी बेटियों को दुखी नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ वो हर तरह के हालात से लड़ना सीखें। तैयबा मलिक की बात पर शान मलिक ने उनका चेहरा हाथों में लिया और उनके माथे पे लब रखे। हमारी बेटियां बहुत समझदार हैं तैयबा, क्योंकि वो आपकी बेटियां हैं। उन्होंने मोहब्बत से उन्हें देखते कहा था, जिस पर वो सर झुका गई। आपकी इन्हीं अदाओं की वजह से मैं खुद से कंट्रोल खो देता हूँ मेरी जान। वो खुमार लहजे में बोलते, उनके दहकते गाल पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ने लगे। वो खुद में सिमटने लगी थी। शान, उन्होंने घबरा के पुकारा। जी जाने शान। वो नजरें उसके चेहरे पे किए बोले। तैयबा ने उनकी आंखों में देखा, तो वहां मोहब्बत का समंदर आबाद देखकर नजरें चुरा गईं। शान, हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं। उन्होंने जैसे उन्हें कुछ समझाना चाहा था। वो उनकी बात का मतलब समझते कहा लगा के हंसने लगे। तो मेरी प्यारी सी जान अजीज बेगम शर्मा रही हैं। वैसे काफी वक्त हो गया तैयबा, आपको नहीं लगता अब आपको मुझसे इतना शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि मेरी जज्बात का ख्याल करते हुए कभी खुद भी पहल करनी चाहिए। उनके लहजे में शरारत थी। तैयबा बेगम ने उनको घूर के देखा और खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो शान मलिक से दूर होती, उन्होंने हाथ पकड़ते उन्हें अपनी जानिब खींचा। वो उनके ऊपर गिरी थी, तो वो रुख मोड़कर उन पर घटा की तरह छा गए थे। वक्त कितना ही क्यों ना गुजर जाए, शान की जान, मेरे नज़दीक आपकी मोहब्बत कम नहीं होगी। वो इतना कहते उसकी सांसों को उलझाने लगे। वो भी खुद को उनके सुपुर्द करके पुरसुकून हो गई। सुबह का नूर फैलता हर तरफ रात की तारीकी खत्म करता जा रहा था। अनाया आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसके स्कूल में कल्चर डे पर फंक्शन रखा गया था।
جس میں کچھ طلبہ مل کر اپنے اپنے گروپ بنائیں گے اور پھر کوئی نہ کوئی پرفارمنس دے رہے تھے۔ ایسے میں انایا نے ہیر رانجھا ڈرامے میں حصہ لیا تھا۔ اس وقت وہ پوری طرح ہیر کے ہولیے میں تھی۔ اس کی مناسبت سے میک اپ کیے وہ خود کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ جب عروج اس کے پاس آئی، آپ ہی کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے چہک کے پوچھا۔ عروج نے مسکراتے پرس سے چند نوٹ نکال کر اس کی نظر اتاری اور اس کا چہرہ چوما۔ تبھی اسفندیار اندر داخل ہوا۔ اس نے یہ منظر ناگواری سے دیکھا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر انایا پر گئی، اس کا پورا وجود بے قرار ہوا تھا اسے چھونے کے لیے، مگر یہ حق وہ نہیں رکھتا تھا۔ تبھی ہر بار کی طرح خود پر کنٹرول کر گیا۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر نہ جانے کیوں انایا کے معاملے میں وہ کنٹرول کھونے لگتا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ عروج نے اسے ساتھ لگاتے دعا دی تھی۔ اسفندیار نے شدت دل سے آمین کہا تھا۔ چلیں لالا، انایا اور اسفندیار کی طرف پلٹتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے سرخ رنگ سے سجے ہونٹوں پر نظر جاتے ہی اسفندیار کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ اس نے بے ساختہ گلے پہ ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا لالا، طبیعت ٹھیک ہے؟ عروج نے ان کی حرکت پر تفکر سے پوچھا۔ اسفندیار نے چونک کے اسے دیکھا۔ ہاں، پانی پینا ہے۔ گلے میں خراش ہونے لگی۔ پیاس کی شدت سے ایک دم ہی وہ بہانہ تلاش کرتا بولا تھا۔ عروج مسکرا دی۔ میں ابھی پانی لاتی ہوں لالا، آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں بس 2 منٹ میں آئی۔ عروج کہتے کمرے سے نکل گئی۔ انایا اسفندیار کے قریب ہوئی اور اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پہ فکر تھی۔ لالا، کیا درد بھی ہو رہا ہے؟ اس نے اسفندیار کا چہرہ اپنی جانب ہاتھ سے پلٹتے ہوئے کہا تھا۔ اسفندیار کی نظریں دوبارہ اس کے ہونٹوں پر تھیں جو اسے گستاخی کرنے پر اکسا رہے تھے، اور بے ساختہ اسفندیار نے اس کے گلے پر پیچھے سے ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ قریب کیا اور شدت سے اس کے ہونٹ چوم کر کھڑا ہو گیا۔ انایا اپنی جگہ اس اچانک ہوئے حملے سے چونک گئی تھی۔ اسفندیار ایک طرف کھڑا ہوتا موبائل کان سے لگا گیا، یوں کہ جیسے کسی سے کال پر بات کر رہا ہو۔ انایا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اپنے ہونٹوں کو چھو کر دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، لپسٹک ذرا سی پھیل گئی تھی۔ انایا اٹھ کر آئینے کے سامنے گئی، تبھی عروج وہاں آئی۔ اسفند لالا، یہ لیں پانی۔ اس نے ٹرے جس میں شیشے کے گلاس میں پانی رکھا ہوا تھا اسفندیار کی طرف کی تھی۔ اسفندیار نے پلٹنے سے پہلے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتے اپنے ہونٹ صاف کیے جہاں سرخ رنگ لگ چکا تھا۔ عروج کو اس کی یہ حرکت پتہ نہ چلی۔ بہت شکریہ عروج۔ وہ عروج سے پانی لیتا نرمی سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ انایا کی طرف گئی۔ یہ تم نے لپسٹک کا کیا حال کر لیا انایا؟ ابھی تو میں نے تمہیں تیار کیا تھا، وہ غصے سے بولی۔ انایا نے اسفندیار کو دیکھا جو انجان بنا بیٹھ پہ بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ کہہ رہی تھی شیڈ بہت تیز ہے، اسفندیار نے گلاس ایک طرف رکھتے نارملی کہا۔ عروج کو شدید حیرت ہوئی۔ خود ہی تو ضد سے لگوایا تھا، اب تیز بھی لگنے لگا۔ بہت عجیب ہو تم انایا، بیٹھو یہاں میں ٹھیک کروں۔ عروج غصے سے بولتی اسی وقت وہاں بٹھا کر بگڑی چیزیں ٹھیک کرنے لگی۔ اسفندیار کی نظر انایا کے چہرے پر تھی۔ عروج نے لپسٹک لائٹ کر دی تھی۔ اسفندیار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اب چلو، دیر ہو رہی ہے۔ اسفندیار نے انایا کو تیار دیکھ کر ایک نظر گھڑی پہ ڈال کے بولا تھا۔ انایا نے عروج کا ہاتھ پکڑا۔ آپ ہی، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ انایا نے اسفندیار کو ایک نظر دیکھ کر کہا۔ اسفندیار کی چھٹی حس نے اسے اشارہ کیا۔ ہاں بولو۔ عروج اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ انایا کچھ بولتی، اسفندیار اس کے قریب ہوا۔ ابھی دیر ہو رہی ہے، آ کر بات کر لینا، وہ انایا کا ہاتھ پکڑتا بولا۔ ہاں، ابھی تو تمہیں دیر ہو رہی ہے، ابھی چلی جاؤ، آ کر لینا بات، عروج نے بھی وقت دیکھتے کہا۔ انایا کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی اسفندیار اسے لیے گاڑی میں بٹھا گیا۔ اس نے انایا کا ہاتھ چھوڑا تھا، پھر خود جا کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور تیزی سے گاڑی گیٹ سے نکال لی۔ انایا نے اسے دیکھا۔ آپ نے یہاں کیوں کی؟ وہ ابھی بھی ہونٹوں کو چھو کر پوچھ رہی تھی۔ لپسٹک کا شیڈ تیز تھا، اسفندیار نے اسے بغیر دیکھے کہا۔ انایا کو حیرت ہوئی۔ تو انایا نے حیرت سے پوچھا، بھلا تیز یا ہلکے شیڈ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو تم تیز شیڈ صرف میرے لیے میرے سامنے لگا سکتی ہو، صرف مجھے دکھانے کے لیے۔ وہ ذرا سختی سے بولتا گاڑی کی رفتار تیز کر گیا۔ اس کے لہجے میں جنونیت تھی، جیسے اگر انایا نے کبھی دوبارہ کسی اور جگہ جانے کے لیے یوں تیز شیڈ لگائے تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ مجھے تیز شیڈ پسند ہے، وہ منہ بناتی بولی۔
اسفندیار نے گاڑی ایک طرف روکی۔ دیکھو انایا، میں پیار سے سمجھا رہا ہوں، تم تیز کلر میرے لیے ہی لگا سکتی ہو، اوکے؟ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا بولا تھا۔ انایا نے ناراضگی سے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکالے۔ میں مما جانی اور بابا جانی کو بتا دوں گی۔ اس کی دھمکی پر اسفندیار کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ اگر مامو جان یا ممانی جان کو اس کی حرکت کا پتہ چلتا تو وہ کیا کرتے؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اسفندیار کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگی۔ اس نے ٹیشو لیتے ماتھا صاف کیا، پھر انایا کو دیکھا۔ انایا، ایسا مت کرنا، اوکے؟ جو تم کہو گی وہ میں کروں گا، بس تم یوں مت کرنا۔ وہ منت کر رہا تھا۔ جو میں کہوں گی؟ انایا نے تصدیق کرنی چاہی۔ ہاں، جو تم کہو۔ اسفندیار کو لگا تیر نشانے پہ لگا ہے۔ آج کا سارا شو آپ دیکھیں گے، اوکے؟ اس نے اپنی ہتھیلی اسفندیار کے سامنے پھیلائی تو اسفندیار نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وعدہ کیا کہ وہاں ہی موجود رہے گا سارا وقت۔ انایا خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اسفندیار کو وہاں رہنے کا کہہ کر اپنے لیے کون سا طوفان کھڑا کیا تھا، مگر جلد ہی وہ جاننے والی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی اسکول پہنچے، انایا نے اپنے تمام دوستوں سے اسفندیار کو ملایا، جس کے چہرے پر پہلے مسکراہٹ تھی۔ جب تک اسے یہ پتہ چلتا رہا کہ انایا کی دوستیں صرف لڑکیاں ہیں، مگر جیسے ہی انایا نے آکاشا سے ملوایا، اسفندیار کے چہرے پہ غصے سے سختی آئی۔ اس نے آکاشا کا ہاتھ دیکھا جو اس نے ملانے کے لیے اس کی طرف کیا تھا، پھر نظر انداز کرتا ایک طرف چل دیا۔ انایا کو اس کی حرکت بہت بری لگی۔ تبھی وہ آکاشا کو سوری کہتی اسفندیار کے پیچھے بھاگی۔ اسفندیار لالا، یہ کیا حرکت تھی؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ انجان بنا۔ آپ نے میرے دوست کی انسلٹ کی، انایا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کب؟ وہ مصنوعی حیرت سے پوچھنے لگا۔ ابھی، جب آپ نے اسے ہاتھ ملانا چاہا، آپ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ اسفندیار کے انجان ہونے پہ غصے میں آئی تھی۔ لڑکی لڑکیاں دوست نہیں ہوتے انایا، یہ بہت غلط ہے۔ وہ یہ نہ کہہ سکا کہ مجھے تمہارا کسی سے دوسرے مرد سے دوستی کرنا غلط لگتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اسفندیار نے اسے دیکھا۔ اچھا چلو وہاں جاتے ہیں جہاں شو ہونا ہے۔ اسفندیار کی بات پر انایا کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آئی۔ ہاں، میں آپ کو آپ کی سیٹ پر بٹھا کر واپس اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گی، مجھے ابھی کچھ تیاری کرنی ہے۔ وہ اسفندیار کو کہتی ایک طرف چل دی۔ اسفندیار گہری سانس لیتا اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ اب دوبارہ انایا پر غصہ کر کے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ انایا اسفندیار کو وہیں بٹھا کر خود چلی گئی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر تک تقریب کی شروعات ہوئی۔ پہلے تلاوت قرآن پاک، اس کے بعد نعت خوانی۔ اسفندیار کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ پرسکون تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ جہاں کچھ دیر قبل اللہ کا نام لیا گیا تھا، اب وہاں گانے لگائے گئے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ناچنے لگیں، پھر ان میں بچے بھی شامل ہوئے۔ اسفندیار حیران تھا۔ وہ ہاتھ جتنے بچے آپس میں باہیں ڈالے کپل ڈانس کر رہے تھے۔ اسفندیار نے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ کچھ دیر گزری تھی جب 3 کلاسز کی پرفارمنس ہو گئی تھیں۔ اسفندیار کو انایا کا انتظار تھا، جو اسے وہاں چھوڑ کر نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، اور شاید وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ اسفندیار کو بھی ساتھ لے کر آئی ہے۔ اگلے ہی لمحے کچھ لڑکے اور لڑکیاں سٹیج پر آئے تھے۔ اسفندیار نے دیکھا کہ ان میں سے انایا کی دوستی بھی شامل تھی۔ اس پر بھی اسفند ملک کو حیرت ہوئی تھی کہ ابھی وہ اس حیرت سے نکلتا۔ اسٹیج پر انایا بھی آ گئی اور اس کے پیچھے آکاشا تھا۔ انایا نے اسفند کو دیکھتے ہاتھ ہلایا تو وہ زبردستی مسکرا دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں جب میوزک آن ہوا اور ان سب نے ناچنا شروع کر دیا۔ اسفند کے چہرے کا غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اس کی نظریں سامنے تھیں۔ انایا ناچ رہی تھی۔ ہال میں موجود لوگ تالیاں بجا رہے تھے، واہ واہ کر رہے تھے، اور اسفند ملک کو لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ پر کسی نے تھپڑ دے مارا ہو۔ ابھی وہ سامنے دیکھ ہی رہا تھا کہ آکاشا نے انایا کو کمر سے پکڑتے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ہونٹوں پر فوکس کرنے لگا۔ اسفند کی جان پر بنی تھی، اس کا خون کھول اٹھا تھا، ماتھے کی رگیں تن چکی تھیں۔ وہ بغیر کسی کا لحاظ کیے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے اسٹیج پر چڑھتا آکاشا کو انایا سے دور کر گیا اور ایک تھپڑ آکاشا کے منہ پر مارا۔ وہ 15 سالہ لڑکا، سامنے کھڑے آرمی آفیسر جس کی عمر 28-29 سال تھی، اس کی مار برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں گرتا بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور ان سے خون نکلنے لگا۔ ایک لمحے میں وہاں افراتفری مچ چکی تھی۔
असफन सब कुछ छोड़ता अनाया को कलाई से पकड़ते तकरीबन घसीटते हुए ले जा रहा था। गाड़ी तक जाते अनाया का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। उसके चेहरे पर खौफ था और जिस्म कांप रहा था। असफंदियार ने उसे गाड़ी में जैसे फेंका था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी जन से भगा ले गया। अनाया की सिसकियां मुसलसल उसके कानों में शोर मचा रही थी। तभी उसने गाड़ी रोकी और एक झटके से उसकी जानिब पलटता उसकी गर्दन को दबोचते उसका चेहरा अपने करीब कर गया। क्यों रो रही हो? वो गुस्से से गुर्राया था। अनाया की आवाज़ उसके खौफ से हलक में अटक गई थी। वो कांपते हुए कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो लड़का तुम्हारे होंठ चूमने, इससे आगे वो बोल ना सका था, ना ही सोच सकता था। उसने एक झटका देकर अनाया को छोड़ा, दोबारा गाड़ी स्टार्ट करता, जैसे अब की बार अपने कान बंद कर चुका था। घर पहुंचते ही अनाया गाड़ी गेट के सामने रुकती देख बगैर गेट खुलने का इंतजार किए उतरती अंदर भाग गई। असफन ने गाड़ी वहीं बाहर पार्क की और अंदर गया। सामने अनाया अपनी माँ तैयबा मलिक के सीने से लगी थी और शिद्दत से रो रही थी। असफन को आता देख तैयबा मलिक ने नाराजगी से उसे देखा, जिस पर असफंदियार समझ गया कि उनकी लाडली उन्हें अपने मुताबिक बता चुकी है। तभी वो उनके करीब सोफे पर बैठा। अनाया उछलकर दूर हुई। मम्मा, इन्होंने आकाशा को मारा, इसको खून निकल रहा था। वो रोते हुए बताने लगी। तैयबा बेगम ने उसे दोबारा साथ लगाया। असफंद, तुम कुछ बोलोगे? उनके सवाल पर असफंद ने गहरा सांस लिया और उन्हें कुछ बताया। आपने भी तो कमरे में। अनाया ने उसके होंठ वाली बात बताने पर जहन में आता सुबह वाला वाकया दोहराना चाहा। असफंद ने गुस्से से उसे देखा, जिस पर वो दरमियान में ही खामोश रह गई। मोमानी, आपको लगता है कि मैं यूं ही गलत गुस्सा हो जाता हूँ? हाँ, जो हुआ वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने उस लड़की की हरकत पर वही वही किया जो करना चाहिए था। मैंने सब्र से काम लिया मोमानी, वरना मेरी जगह अगर वहाँ मामू होते तो यकीन करें इसकी जान निकाल लेते। वो गुस्से से बोला था। अच्छा, तुम रिलैक्स करो, अभी तो पता नहीं स्कूल वाले तुम्हारे अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे, मुझे इसकी फिक्र है। असफल में कहीं तुम्हारी जॉब खतरे में न चली जाए। उनकी परेशानी पर असफल ने नफ़ी में सर हिलाया। उसकी फिक्र मत करें, मैं खुद एक्शन लेने वाला हूँ। यूँ पढ़ाई के नाम पर ये लोग हमारे बच्चे बच्चियों को कैसे कैसे काम सिखा रहे हैं, किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, इन्हें नाचना गाना सिखा रहे हैं। अजीब हैं ये जाहिल लोग, जो दूसरों को देखते अपना तो ईमान ख़राब करते हैं, बाकी सबके ईमान भी खतरे में डालते हैं। असफल उनसे कहता चला गया। अनाया एक बार फिर से रोने लगी। तैयबा बेगम जानती थी वो परेशान है और असद के रवैये से डर गई है, इसलिए खामोशी से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। उरोज को भी परेशान बैठा दिखा। असफन यार को वापस यूनिट पर भेजकर शान मलिक ने इस सारे वाकये को संभाल लिया था, जैसे ये बस वही जानते थे। असफन यार के गुस्से को भी ठंडा उन्होंने ही किया था, वरना वो तो न जाने क्या कर जाता। वक्त गुजरता जा रहा था। अनाया ने उसके बाद स्कूल जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था और घर रहकर तैयारी करके अपने पेपर्स दिए और मैट्रिक पूरा किया। उसका ग्रेड बहुत लो आया था। वजह वो वाकया था जिसके बाद वो क्लासेस ज्वाइन ना कर सकी, घर पर अच्छे से पढ़ ना सकी, जिसका नतीजा उसका बुरा रिजल्ट आया था। वो रिजल्ट पर भी बहुत रोई। अब उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता था, मगर शान मलिक ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसका एडमिशन उसी कॉलेज में करवाएंगे जिसमें वो ख्वाहिश करेगी, जिस पर उसे कुछ हौसला हुआ। अनाया ने एडमिशन वहाँ करवाया जहाँ उसकी कोई स्कूल फ्रेंड नहीं गई थी। कल उसका कॉलेज का पहला दिन होना था। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। सारी रात वो यही सोचती रही कि नई दोस्तें कैसे बनाएगी, वहाँ कैसे पढ़ेगी जहाँ किसी को जानती तक नहीं। न जाने ये सब सोचते कब उसकी आंख लगी। सूरज की किरणें हर तरफ तुलू हो चुकी थी, मगर अनाया का कमरा इस बात से बेखबर अंधेरे में डूबा हुआ था कि हर तरफ रोशनी हो गई है, क्योंकि खिड़कियों के आगे भारी पर्दे पड़े हुए थे। बाहर से आने वाली सूरज की रोशनी को कमरे में आने से रोक रहे थे। अनाया बेखबर सो रही थी, इस बात से कतई बेनियाज थी कि दिन काफ़ी हद तक चढ़ आया है। आज तो उसका कॉलेज का पहला दिन था। कॉलेज दूर भी बहुत था। दूर कॉलेज होने में उसकी ज़िद पर ही उसका एडमिशन करवाया गया था, मगर वो शायद ये बात भूल गई थी, जबकि बाहर उसका ड्राइवर कब से उसका इंतज़ार कर रहा था। तैयबा मलिक कमरे में दाखिल हुई तो अनाया को देखकर वो सर पीट के रह गई। अनाया, होश करो कुछ। एक तरफ तुम्हारे बाप ने शोर मचाया हुआ है कि तुम्हें कॉलेज से देर हो जाएगी, तुम्हारा पहला दिन है, और तुम अभी तक बेफिक्री से सो रही हो। अनाया माँ की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। क्या हो गया आपको मम्मा जानी? क्यों सुबह सुबह शोर डाला हुआ है? सोने देना प्लीज़, रात भी देर से सोई थी मैं।
वो नींद में ही बोली थी। तो तैयबा बेगम का पारा हाई हो गया था। उफ अनाया, एक तो तुमने जिद करके इतनी दूर कॉलेज में एडमिशन लिया, कितना तुम्हें समझाया कि तुम करीब ही कॉलेज में एडमिशन ले लो, मगर फिर भी तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और अब जब एडमिशन ले ही लिया है तो भूल गई हो पहला दिन है और पहले ही दिन लेट हो जाओगी। तुम्हारे बाबा ने बहुत शोर मचाया हुआ है। तब अनाया एकदम बेदार हो गई थी। फौरन उसे उठी और तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंची। बेटा, ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है। मैंने आपके लिए नए ड्राइवर का बंदोबस्त किया है जो आपको पिक एंड ड्रॉप करेगा। बाबा जान की बात पर वो उनको खुदा हाफिज कहती चली गई। वो बहुत डरी हुई थी कि एकदम ही गाड़ी रुकी और गाड़ी को चारों तरफ से किसी आदमियों ने घेर लिया। वो काफी आदमी थे। अनाया का खौफ से जिस्म कांपने लगा। तभी उन्होंने गन पॉइंट पर गाड़ी खुलवाई और अनाया को बाहर निकलवाया। चंद लम्हों का खेल था। अनाया बेहोश होकर वहीं गिरी थी। उसके बाद उसे किसी चीज का होश न रहा। जब होश आया तो समात फाड़ने वाले म्यूजिक ने उसका दिमाग झंझोड़ के रख दिया। उसने कानों पर हाथ रखते घूमते सर से इधर उधर देखा तो सामने का मंजर देखते उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां थीं जिनके चेहरे पर मेकअप से भरे हुए थे और उनके कपड़े देखकर अनाया का चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ। तभी उसके पास एक लड़की आकर बैठी और उसके चेहरे पर यूं हाथ फेरा कि अनाया की रूह कांप उठी। वो तेजी से पीछे हुई। मैं कहाँ हूँ? उसने चिल्ला के पूछा। वेलकम टू रेड लाइट एरिया। अनाया के दिमाग फटने लगा। वो यकीन न कर सकी कि वो ऐसी नाजेबा जगह पर पहुंच चुकी थी। मुझे जाने दो, वो होश में आते ही बोली थी। तो वहां सभी लड़कियां हंस दी। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता, एक लड़की ने हंसते हुए कहा। तभी वहां उस औरत की आवाज गूंजी। ये बिल्कुल सील पैक है। इसको शेख लेकर जाएगा इसकी सील तोड़ने के लिए, इसीलिए इसे ले जाकर तैयार करो। अनाया का कांपता जिस्म पत्थर हो गया। वो नफी में सर हिलाने लगी। एक लड़की उसे एक कमरे में ले गई। यहाँ बैठो, मैं अभी आई, वो लड़की कह के चली गई। अनाया ने भागते हुए दरवाजा बंद किया और अगले ही लम्हे दरवाजा खुल गया। लड़कियां अंदर आईं और उन्होंने चाबी लहराते अनाया को बताया कि वो यूं भी दरवाजा खोल सकती हैं। फिर अनाया की चीखों पुकार के बावजूद उन्होंने अनाया के कपड़े उतारते उसे बरहना कर दिया और दूसरे कपड़े पहनाए और जबरदस्ती तैयार करके चली गई। अनाया सहम कर बेड पे बैठी टांगे समेटे बैठ गई। रोने लगी। उसका दिल शिद्दत से दुआ कर रहा था कि उसे मौत आ जाए। रोते रोते उसकी आंख लग गई थी कि एकदम ही उसके कमरे पर किसी ने जोरदार दस्तक दी। इस बार दस्तक की आवाज पर अनाया एकदम ही उछल गई। उसका दिल खौफजदा हो गया। उसकी धड़कनें खौफ से लरजने लगी। हाथ पांव जैसे कांपने लगे थे। एकदम ही उस पर अजीब व गरीब सी कैफियत तारी हो गई। वो खौफजदा निगाहों से दरवाजे की जानिब देख रही थी। भला कौन था जो इस तरह दरवाजा खटखटा रहा था? इससे पहले कि वो कुछ कहती एकदम ही दरवाजा खुला और एक नकाब पोश कमरे में दाखिल हुआ। उस नकाबपोश को देखकर यकीनन अनाया डर चुकी थी, क्योंकि वो इस वक्त मुकम्मल काले लिबास में मौजूद था। यहाँ तक कि उसने अपना चेहरा भी काले रंग के उस सुअर की शक्ल जैसे मास्क से छुपाया हुआ था। उसके दोनों हाथों पर काले रंग के ग्लव्स थे, जबकि पैरों में भारी बूट जिनका रंग काला ही था। वो इस वक्त बेतहाशा डरावना इंसान लग रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता अनाया की जानिब बढ़ रहा था, जबकि अनाया अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। उसकी धड़कनें खौफज़दा होने की वजह से जैसे साकित हो गई थी। उसके वजूद में कोई भी हलचल महसूस नहीं की जा सकती थी। इससे पहले कि वो नकाबपोश अनाया को पकड़ता, अनाया होश की दुनिया से लौटते ही घबराते हुए फौरन दरवाजे की जानिब भागी। भूख की शिद्दत होने की वजह से वो एकदम ही लड़खड़ाई थी जब उस नकाबपोश ने उसे दोनों बाजुओं से दबोचते अपने रूबरू किया। अनाया बेहद डर चुकी थी, जबकि वो नकाबपोश जिसकी आंखें सियाह रंग की थीं, वो अपनी खून छलकाती आंखों से अनाया का सजा समरा सा रूप देख रहा था। उस नकाबपोश ने अनाया को दोनों बाजुओं से पकड़ते दीवार के साथ लगाया, जबकि अनाया का दिल खौफ से बेतहाशा धड़क रहा था। कौन हो तुम? वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली। उसकी आवाज जैसे अंदर ही कहीं डूब रही थी। वो बामुश्किल अल्फाज अदा कर पा रही थी जब उसने रुमाल उसके मुंह पर रखते उसे बेहोश कर दिया और वो उसकी बाहों में झूल गई। अनाया, आंखें खोलो मेरी बच्ची, तैयबा मलिक रोते हुए उससे कह रही थी। पास ही बैठी उरोज भी रो रही थी। शान मलिक सोफे पे बैठे कंधे झुके हुए थे। चेहरे पर परेशानी वाजे थी। वो बेबस दिखाई दे रहे थे।
तभी दरवाज़ा खुला और असफंद अंदर दाखिल हुआ। मामू जान, उसने उनके पास बैठते उन्हें पुकारा। मेरी बेटी दागदार हो गई असफंद यार। उसकी बात किसी खंजर की तरह असफंद के सीने में उतरी थी। ऐसा नहीं है, वो बामुश्किल बोल सका। सारा ज़माना उसे बदकिरदार कहेगा, जीने नहीं देगा। वो रो दिए। असफंदियार उनके कदमों में बैठ गया। अगर मम्मा जिंदा होती तो यकीनन वो भी यही फैसला करती, मगर अब मुझे ये फैसला करना है। असफंदियार ने उन्हें देखते कहा। वो नासमझी से उसे देखने लगे, मगर उसके फैसले पर वो सुन हो गए। मगर कैसे? वो बस इतना बोल सके, मुझ पर भरोसा रखें, मैं संभाल लूंगा अनाया को। वो पूरी यकीन लहजे में बोला था। शान मलिक ने तैयबा मलिक को देखा, जिन्होंने इस बात में सर हिलाया। असफंदियार वो मेरी बहुत लाडली बेटी है, शान मलिक ने भीगे लहजे में कहा। असफंद ने उनके दोनों हाथ चूमे। आप बेफिक्र रहें, आपकी लाडली अब मेरी लाडली है, उसने मोहब्बत से कहा। निकाह की तैयारियां होने लगीं। अनाया बहुत रोई, उसने बार बार इनकार किया, मगर शान मलिक ने उसके आगे जब हाथ जोड़े तो वो बेबस हो गई। निकाह हो गया। वो सुर्ख रंग की आम से सूट में मलबूस असफंदियार के साथ रुखसत हो गई थी। सारा रास्ता खामोशी में गुजरा था। घर पहुंचते उसने अनाया को आराम करने का कहा था। वो एक तरफ बैठ गई। एक दिन में उसकी जिंदगी कहीं की कहीं पहुंच गई थी। वो यूं ही बैठी थी जब असफंद वापस आया। अनाया मेरी जान, उदास क्यों हो? असफंद उसके करीब बैठता उसे हिसार में लिए बोला। अनाया ने एक झटके से उसे दूर किया और खड़ी हो गई। असफंद ने धतकारने पर गुस्से से उसे देखा, फिर चेहरे पे हाथ फेरते खुद को रिलैक्स किया। उठो और हाथ मुंह धो लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। वो निहायत धीमे लहजे में कहता उसे कहीं से भी वो वाला जल्लाद इंसान नहीं लग रहा था जिससे वो खौफजदा हो गई थी। उसे अब थोड़ा सा हौसला हुआ था। वो सर हिलाती उठी और कुछ ही देर में वॉशरूम में बंद हो गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो काफ़ी बेहतर हुलिये में थी। असफन ने उसे आईने के सामने खड़ा किया और उसके लिए खूबसूरत सा जोड़ा निकाला, जो उसने खुद अपनी मर्जी से कुछ अरसे पहले अनाया के लिए खरीदा था। मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया है, मैं फ्रेश हो जाऊं, तब तक तुम भी तैयार हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। वो उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते कहते हुए वॉशरूम में बंद हो गया, जबकि अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी वजह से उसने चुपचाप वो जोड़ा उठाया और पहनकर बालों को संवारने लगी। वो बेतहाशा खूबसूरत थी। उसके बाल कमर से थोड़ा ही ऊपर होंगे। दूधिया रंगत उसके हुस्न को निखार बख्शती थी। वो कब से आईने में बनते अपने अक्स को देख रही थी। किस कदर खूबसूरत थी वो। उसकी सुनहरी आंखें उसके चेहरे पर बेहद जचती थी। असफंदियार जो कब से उसे यूं ही साकित खड़ा देख रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगा। उसके बिल्कुल पीछे खड़े होते हुए उसने अनाया के अक्स को आईने में देखा। वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। असफंदियार ने उसके गिर्द बाजुओं का हिसार बांधा तो एकदम ही जैसे अनाया को करंट सा लगा था, वो फौरन उसके हाथ झटकती उसे खुद से दूर कर गई। जबकि एक मर्तबा फिर धत्कारे जाने पर असफंदियार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वो इस वक्त काले रंग की शर्ट और ग्रे पैंट पहने हुए था। बालों को हमेशा की तरह नफासत से सेट किया था। वो ड्रेसिंग रूम से तैयार होकर आया था। वो लंबे चौड़े वजूद का बेइंतहा खूबसूरत मर्द था कि जिस पर नज़र पड़ती तो हटने से इनकारी हो जाती। लेकिन जाने क्यों ये लड़की बार बार उसे धत्कार रही थी। इधर आओ मेरे पास, अभी और इसी वक्त, असफन ने गुस्से से अनाया को देखते हुए कहा। तो वो अनाया बौखलाई और फिर से कांपने लगी। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। उसका इस कदर डर महसूस करते हुए अब की असफंद चिढ़कर बोला, जबकि अनाया को तो बोलना भी मुहाल लग रहा था। इसीलिए जब वो बोली तो महज इतना, मुझे भूख लग रही है, हम कुछ खा लें प्लीज़। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। उसका लहजा महसूस करते हुए असफन को महसूस हुआ कि उसकी आवाज़ में कुछ नमी सी थी, कि शायद वो अभी रो देगी। असफन ने खुद को नॉर्मल किया और खुद ही उसके करीब आते उसे निहायत ही मोहब्बत से अपने साथ लगा लिया। तुम मुझसे डरो मत करो, मैं नहीं जानता तुम मुझसे इस कदर खौफजदा क्यों हो रही हो, लेकिन मैं तुम्हारा महरम हूँ अनाया, मुझसे खौफज़दा मत हो मेरी जान। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में उंगलियां चलाता निहायत ही नरम लहजे में बोल रहा था। अनाया को उसका ये लम्स वहशत में मुब्तला नहीं कर रहा था, बल्कि उसके लहजे का नरमोपन और मिठास से अनाया का दिल धड़क रहा था। अनाया ने महज सर हिलाया तो असफंद उससे अलग हुआ और उसके माथे पे बोसा देते हुए अनाया को समझने का मौका दिए बगैर उसके चेहरे पे झुका, उसकी सांसें उलझाने लगा।
वो बेहाल होने लगी थी। उसका दुपट्टा नीचे गिरा था। असफन पीछे हुआ तो नज़र बगैर दुपट्टे के उसके वजूद पर गई। उसका अगला गला डीप था, जिससे उसके जिस्म की रनाइयाँ असफन के जज्बात को जगा रही थीं। वो तेज़ी से नज़रें चुरा गया। वो अभी अनाया को इन सब में डालना नहीं चाहता था। दिन गुजरने लगे। वो दोबारा अनाया के करीब नहीं गया था। अनाया को बुरे बुरे ख्वाब आते, जिससे वो रातों को उठकर रोती। असफन बहुत परेशान हो रहा था। तभी उसके दोस्त ने उसकी हालत जानकर उसे अपनी ज़िंदगी अनाया के साथ शुरू करने का मशवरा दिया। असफन सोच में पड़ गया। वो अभी छोटी थी मगर नाबालिग नहीं थी। तभी असफन ने उसे एक तोहफा दिया और तैयार होने का कहा। खुद वो दूसरे कमरे में तैयार होने गया। जब वो वापस आया तो अनाया को खड़े देखकर निहायत ही आहिस्तगी से उसकी तरफ बढ़ा। उसके करीब जाते ही उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर थोड़ा सा ऊपर किया। माशाअल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। वैसे तो तुम हर हाल में ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन लगता है आज किसी ने मेरे लिए ख़ास बनाव सिंगार किया है। वो उसकी आंखों में देखता हुआ ही शोख लहजे में कह रहा था। वो उसकी तारीफ में ज़मीन और आसमान के कल्लाबें एक करना चाहता था। इसी वजह से वो आहिस्तगी से उसके खूबसूरत लबों पे झुका। इससे पहले कि वो उसके लबों को चूमता, अनाया ने एक मर्तबा फिर से उसे खुद से दूर झटका, जबकि ये एक गैर मुतवक्का अमल था। असफंद इस झटके के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हुआ और बेयकीनी से सामने खड़ी अपनी बीवी को देखने लगा, जो इस कदर तैयार होकर उसके सामने खड़ी उसके जवान जज्बों में आग लगा चुकी थी। और अब उसका इस तरह झड़कना उसकी मर्दाना अना को ठेस पहुंचा चुका था। किस बात का गुरूर है तुम्हें? हाँ, बोलो, किस बात का गुरूर है? ये जो तुम इतना हुस्न लिए बैठी हो, इस बात का गुरूर है? हाँ, तुमसे मोहब्बत हो गई थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें मोहब्बत दी, इज्जत दी, निकाह किया, और तुम बार-बार इस पाक रिश्ते का मज़ाक उड़ा रही हो। बार-बार मुझे खुद से यूँ दूर झिड़कते हुए तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो? वो आज इस पर भड़क उठा था। उसे अनाया का यूँ झटकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इससे पहले कि वो मज़ीद उसके करीब जाता या कुछ कहता, अनाया एकदम ही फूट-फूट कर रोने लगी, जबकि उसका ये रद्द-ए-अमल देखकर असफंदियार की हकीकत में पसीने छूट चुके थे। वो अब यूँ क्यों रो रही थी? अच्छा, रो मत यार, वो बेबसी से बोला। असफन, मुझे डर लगता है, मैं दागदार हूँ, अगर आप मेरे करीब आए तो मेरे दाग आपको नापाक कर देंगे। वो रोते हुए बोली। असफंदियार हैरत से उसे देखने लगा। खबरदार, जो दोबारा ऐसी कोई बात या बकवास की तो जान निकाल लूंगा। वो गुस्से से गुर्राया था। अनाया सहम गई। असफंद उसके करीब हुआ। अनाया, तुम मेरी रूह की मकीन हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे मिलन पर मुझ पर कोई दाग लग सकता है तो ये तुम्हारी भूल है। सुना तुमने? वो नरमी से बोला। अनाया ने उसके सीने पर सर रखा। वो नरमी से उसे सीने में छुपा गया। खाना खाने के बाद असफंद कमरे से निकल गया। अनाया को लगा कि वो नाराज हो गया है। तभी वो बैठकर रोने लगी। काफ़ी देर के बाद वो उठी तो अलमारी से कोई नॉर्मल सूट निकालने लगी ताकि सुकून से सो सके। जब उसकी नज़र एक शॉपिंग बैग पर गई, उसने खोल कर देखा तो उसमें एक नेट की नाइटी थी, जिसे देखते अनाया कानों तक सुर्ख हो गई। उसने इसे फेंक दिया। जब उरूज की बात उसकी समाज से टकराई, वो तुम्हारा शौहर है, महरम है, उसके लिए खुद को तैयार करो, वो तुम पर हक रखता है अनाया, उसे खुद से दूर रखकर उसका हक ना छीनो। वो उरूज की बात याद आने पर नाइटी को उठाकर सोचने लगी। असफन की नाराज़गी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर उसके सामने ऐसे कपड़ों में जाना भी मुहाल था। क्या उसे असफन के लिए ये पहनना पड़ेगा? वो खुद से पूछती नाइटी लिए चेंज करने गई। वापस आकर आईने में अक्सर देखा तो यूँ लगा जैसे कुछ पहना ही ना हो। कांपते हाथों से उसने बाल बनाए थे और बेड पे बैठ गई। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और असफन अंदर दाखिल हुआ। उसके आने पर वो बौखलाकर उठ खड़ी हुई। असफन की नज़र उस पर गई तो वो पत्थर का हो गया। सुर्ख नेट की नाइटी में उसका गोरा बदन दमक रहा था। जिस्म की रनाइयाँ वाज़ेह होती किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी। असफन की नज़र उसके पूरे वजूद का तवाफ कर रही थी। डीप गले से होती नेट से नज़र आती उसकी सफ़ेद लचकदार पतली सी कमर। उसने बेसाख्ता लबों पर जबान फेरी और उसके करीब जाते उसकी कमर पर हाथ रखते उसे अपनी जानिब खींचा। अनाया, ये सब वो बोल भी नहीं पा रहा था। आई एम सॉरी असफंद, मैं आपको इजाज़त देती हूँ अपना हक लेने की। वो इतना बोलती सर मजीद झुका गई। असफंद उसका चेहरा ऊपर करते उसके होंठों पर झुका और शिद्दत से उसकी सांसें पीने लगा,
जबकि उसका एक हाथ गले पर और दूसरा हाथ अनाया की नाइटी की डोरियां खोल रहा था, जिसके खुलते ही उसकी नाइटी एक कंधे से ढलक गई। असफल लबों को बखशता उसके कंधे को चूमने लगा। वो बेहाल होती उसकी शर्ट मजबूती से पकड़े हुए थी। असफंद उसको गले से नीचे जाते महसूस करके बोली। दोनों की सांसों का शोर पूरे कमरे में गूंज रहा था। असफंद ने सर उठाकर खुमार आलूद नजरों से उसे देखा। जी मेरी जान। वो दोबारा उसके कांपते लबों को छूते हुए बोला। मुझे डर लग रहा है, वो कांपते लहजे में बोली। असफंद मुस्कुरा दिया। उसने शिद्दत से उसके लब चूमते उसकी तरफ देखा। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें तकलीफ ना हो, वो सरगोशी में बोलता उसे बाहों में उठा गया। अनाया की सांसें अटकी। असफंद उसको बेड पर लिटाकर अपनी शर्ट उतारने लगा। अनाया ने उसको देखते सख्ती से आंखें बंद की। असफंद उसके बराबर लेटता उसे अपने ऊपर कर गया और उसकी नाइटी भी एक झटके से उतार दी, जिससे अब वो पूरी तरह असफंद के सामने थी। अनाया ने आंखें बंद ही रखीं। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। असफंद ने लाइट बंद की और उसकी गरी से नीचे का सफ़र करने लगा। वो कतरा कतरा उसके हुस्न की चाशनी पीता। अनाया को सारी रात कभी सिसकने पर मजबूर करता तो कभी सिमटने पर। रात गुजरती उनके मिलन पर मुस्कुरा रही थी। आज वो दोनों मुकम्मल हो चुके थे, एक दूसरे को मुकम्मल कर चुके थे। आज की रात बेहद खूबसूरत रात थी, अनाया और असफन के मिलन की रात। अनाया की हालत ख़राब हो रही थी। वो समझ गई उस शख्स की जुनूनियत वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तकरीबन 3:30 होने पर असफंद उससे दूर हुआ तो वो सो गई। सुबह जब वो उठी तो उसके चेहरे पर खूबसूरत शर्मगीन मुस्कुराहट थी, जबकि असफंद यार उसे किसी न किसी बात पर तंग कर रहा था और उसे शर्माने पर मजबूर कर रहा था। वो असफंद यार के पहलू में थी और असफंद यार कुछ देर तक छत को देखता रहा, फिर अनाया की तरफ करवट लिए लेटा। असफंद प्लीज़। अनाया उसे दोबारा अपनी तरफ आता महसूस करके रोनी शक्ल बनाते बोली तो वो हंस दिया। आप फ्रेश हो जाएं। असलम उसको अपनी शर्ट में देखकर शरारत से बोला। अनाया उससे दूर हुई। मैं खुद हो जाऊंगी, वो शर्म से चूर लहजे में बोली थी, जिस पर वो मुंह बना गया। मेरे साथ होने में क्या मसला है, और वैसे भी साथ फ्रेश होने से मोहब्बत बढ़ती है, वो एक आंख विंग करता बोला। अनाया ने उसे घूर कर देखा। जितनी मोहब्बत आप मुझसे करते हैं ना, मेरे लिए काफ़ी है, वो उठते हुए बोली थी। असफंद उसे दोबारा सीने पर गिरा गया और उसकी लबों पर शिद्दत से बोसा देते पीछे हुआ। गुड मॉर्निंग का कहा लगा के कहता वो चला गया। अनाया अपना ही चेहरा अपने हाथों में छुपा गई। तैयार होकर अनाया ने खुद को देखा। उन दोनों ने इकट्ठे फजर की नमाज अदा की और फिर शुक्राने के नफल अदा किए। एक दूसरे की ज़िंदगियों को मुकम्मल करने के बाद वो दोनों काफ़ी हद तक पुरसुकून नज़र आ रहे थे, क्योंकि दोनों अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे को बहुत खूबसूरत तरीके से कबूल कर चुके थे। नाश्ते के बाद अनाया जब तैयार होकर असफंदियार के हमरा अपने घर गई तो तैयबा बेगम ने दोनों को एक साथ देखते हुए दोनों की बलाएं लीं, क्योंकि वो लाल रंग के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि उसके साथ असफंदियार भी निखरा निखरा बेहद वजीह लग रहा था। बेशक इसमें कोई शक नहीं था कि अनाया और असफंदियार की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। बेशक वो जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी उसका हसीन होना ख़ानदानी था। वो उन दोनों के पास आई और उन दोनों को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए दोनों की बलाएं ली और उन्हें हमेशा साथ खुश रहने की ढेरों दुआएं भी दी। उरूज ने अनाया को अपने साथ कमरे में चलने का कहा तो वो उसके साथ चली गई। असल नाला बहुत बोरिंग हो गया अनाया, राइट? इन आर्मी वालों को कहाँ मालूम रोमांस क्या होता है, वो मुंह बनाती बोल रही थी। अनाया से असफन की बुराई बर्दाश्त नहीं हुई तो वो बेसाख्ता बोली। ऐसी कोई बात नहीं है आपी, वो तो बहुत रोमांटिक है। पता है कल रात, वो कहते कहते एकदम रुकी, अपनी बात का मतलब समझते चेहरा हाथों में छुपा गई। बताओ क्या हुआ कल रात? उरोज शरारत से उसके हाथ हटाती पूछने लगी। कुछ भी नहीं हुआ, अनाया ने इधर से उधर देखते हुए कहा। उरोज ने कहा लगाया। तुम्हारा ये चेहरा और ये, उरोज ने उसके कंधे की तरफ इशारा किया जो अभी तक सुर्ख था। अनाया ने तेजी से दुपट्टा ठीक किया। उरूज हंसती जा रही थी। अल्लाह करे आपको असफन से भी ज्यादा रोमांटिक शौहर मिले, वो ये कहती तेजी से कमरे से निकली। हिजाब कर लो अनाया। उर्वशी ने पीछे से हाँक लगाई तो वो तेजी से जाती। अनाया रुककर हिजाब करने लगी। फिर वो नीचे गई और तैयबा बेगम के साथ किचन में खड़ी होकर बातें करने लगी। शाम को वो दोनों वापस घर लौटे थे। क्या तुम उरूज से नाराज हो? आते हुए उरूज से अनाया का नाम मिलना वो देख चुका था। आपकी वजह से,
وہ اب اسفن کو دیکھتی ناراضگی سے بولی، میری وجہ سے؟ اسفن نے نا سمجھی سے پوچھا، جی، آپ نے جو یہ نشان چھوڑے ہیں، آپ بھی مجھ سے اتنے عجیب سوال کر رہی تھی۔ وہ رو دینے کو ہوئی۔ اسفن نے اسے کھینچ کے قریب کیا، یہ تو میری محبت کے نشان ہیں اور آج کی رات ابھی باقی ہے، وہ شوخ لہجے میں کہتا اس کے گلے پر دوبارہ اسی جگہ جھکا۔ اسفن آج پھر سے؟ وہ منہ بنا کر بولی، جی میری جان، روز روز۔ وہ اسے یہ کہتا اٹھائے کمرے میں گیا اور بیڈ پر لٹا تھا، دوپٹہ اتار کے نیچے پھینکا، اس کے چہرے پہ جھکتا چلا گیا۔ عنایا نے خود کو اس کے سپرد کیا۔ وہ جانتی تھی انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ وہ حق رکھتی تھی، نہ تو ضرورت تھی۔ تبھی وہ پرسکون ہو کر اس کے حوالے خود کو کر چکی تھی۔ یوں اسفندیار اور عنایا نے اپنی ایک نئی زندگی شروع کی تھی، جس میں کسی قسم کی کوئی تلخی یاد موجود نہیں تھی، بلکہ صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔